हेलो गधास। आज का हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या मतलब होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक और फंडामेंटल लॉज ऑफ अ स्टेट। किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो भी बेसिक या फंडामेंटल लॉज चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन है। अब टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास 4 टाइप्स के। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और चौथा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन फॉर्म में है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ईजीली अमेंड नहीं हो सकता वो हो गया रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फिर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ईजिली अमेंड हो सकता है वो हो गया फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन फॉर्म में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इंडिया, अनरिटन फॉर्म के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्रिटेन, फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में ले लेते हैं अमेरिका, वो इजीली अमेंड नहीं करते अपने कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में ले लेते हैं ब्रिटेन। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये करता क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो अब आते हैं फंक्शंस पे। अब कंट्री में ना डाइवर्सिटी बहुत होती है, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रहती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सारे लोग कोऑपरेट करके साथ में एक साथ रहें, मतलब कोऑपरेशन रहे और सब एक साथ रहे, कोऑर्डिनेट करें, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन क्या है कि वो कुछ ऐसे बेसिक लॉज डिसाइड कर दे, सेट कर दे कि जितने भी लोग हैं सोसाइटी में वो आराम से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके शांति से रह पाएं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक लॉज दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। अब ये जो बेसिक लॉज सेट करने हैं, ये बेसिक लॉज कौन डिसाइड करेगा, और किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर पे हर एक बंदे का ओपिनियन लिया जाएगा, मतलब हर एक बंदे की वोटिंग होगी, या फिर कुछ लोग जो हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव रख देंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव आपस में समझ लेंगे, या क्या होगा। सेकेंड फंक्शन क्या कहता है, द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर। पावर किसके पास है डिसीजंस बनाने की। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट कैसे बनेगी। फिर है लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास पावर्स अनलिमिटेड हैं। सपोज अगर उसने तुम्हें मना कर दिया कि तुम्हारा जो भी रिलीजन है तुम उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या फिर तुम कुछ पर्टिकुलर गाने सुन सकते हो और कुछ नहीं सुन सकते, तो ये सब तो बेसलेस है ना। ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए। या फिर गवर्नमेंट ने किसी भी इंसान को बिना मतलब जेल के अंदर डाल दिया और उसे बता भी नहीं रहा है कि क्या उसका गुनाह है, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। तो इसीलिए तीसरा जो फंक्शन है वो है टू लिमिट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे क्या करना है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर देना है। गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज ना करे, इस बात को इंश्योर करना है। चौथा फंक्शन कहता है कि जो भी सोसाइटी की नीड्स हैं, जो भी उनके गोल्स हैं, जो भी उनकी एस्पायरेशंस हैं, उन सबको फुलफिल किया जाए, और जो गवर्नमेंट है वो भी फुलफिल कर पाए, ऐसा उसको प्रोवाइड करना। जैसे कि साउथ अफ्रीका में बहुत सालों से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, तो उसका जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने गवर्नमेंट को इनेबल किया कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एंड कर पाए। ऐसे ही यहाँ देखोगे तो इंडोनेशिया में भी ऐसे ही कुछ हुआ। इंडोनेशिया चाहती थी नेशनल एजुकेशन सिस्टम, तो उसने क्या इंश्योर किया कि पुअर और डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन जो हैं उनकी देखभाल, उनकी पढ़ाई की देखभाल जो है वो गवर्नमेंट करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को इनेबल किया कि वो अपनी सोसाइटी की एस्पिरेशंस फुलफिल कर पाए। इस केस में क्या एस्पायरेशंस थी, नेशनल एजुकेशन सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटी का मतलब क्या है।
कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ बेसिक लॉज बनाती है और ये लॉज एक्सप्लेन करते हैं कि सोसाइटी में किसका रूल है और कैसे रूल चलेगा। इसे कहते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। फंडामेंटल आइडेंटिटी क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी है? पॉलिटिकल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या होती है? यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लॉज बनाए हैं उन लॉज को जब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो हो गई उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है मॉरल आइडेंटिटी। तो मॉरल आइडेंटिटी में लिखते हैं मॉरल आइडेंटिटी मीन्स what should be done and what should not be done. This is what moral identity is. और ये सोसाइटी की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ सोसाइटी। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ बेसिक लॉज बनाता है। ये लॉज एक्सप्लेन करते हैं कि किसका रूल चलेगा, कौन रूल करेगा सोसाइटी को और किस तरीके से रूल करेगा। इसे कहते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी। फिर आता है पॉलिटिकल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है? एग्रीइंग टू सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल वन कॉन्स्टिट्यूट्स वंस बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। उसके बाद हमने पढ़ा मॉरल आइडेंटिटी। मॉरल आइडेंटिटी क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट्स अपॉन व्हाट वन मे और मे नॉट डू. It defines the fundamental values that we may not trespass. So the Constitution also gives one a moral identity. अब आते हैं मोड ऑफ प्रोमulgation. मोड ऑफ प्रोमulgation मतलब कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन चलन में आया, किसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और उनके पास कितनी अथॉरिटी थी। अब कुछ कंट्रीज जो हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। क्यों? उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मिलिट्री लीडर्स के द्वारा क्राफ्टेड था या उनके द्वारा क्राफ्टेड था जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, या उनके द्वारा क्राफ्ट हुआ जिनके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो सारे लोगों को साथ लेके चल पाए। लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, इनका कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ही सक्सेसफुल हुआ। क्यों? इन्होंने ऐसा क्या किया? इस बात का एक रीज़न ये है कि इन देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स के बाद हुआ, आफ्टर इफेक्ट्स में हुआ। सारे आउटकम, सारे इशू, सारे इफेक्ट, सारे कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम थे, तो इसीलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल प्रूव हुआ। अब थोड़ा विस्तार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया था। बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए जो कि बहुत सक्सेसफुल प्रूव हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे सेक्शंस, सारे सोसाइटी के सेक्शंस को लेके चले थे। It was drawn up by people who enjoyed immense public credibility. दूसरा, who had the capacity to negotiate and command the respect of a wide cross section of society. यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उन लोगों ने ड्राफ्ट किया जिनमें इस बात की क्षमता थी कि वो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन से सीधे सीधे कम्युनिकेट करते थे और उनसे रिस्पेक्ट भी प्राप्त करते थे। तीसरा, who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power. यानी कि वो लोगों को कन्विंस कर सकते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी पर्सनल पावर को बढ़ाने का जरिया नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे नेशन की हित की बात है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है द सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली चीज़ तो कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन जो है वो ऐसा होना चाहिए जो हर किसी के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, यानी कि हर इंडिविजुअल उसे एक्सेप्ट कर पाए, ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए। दूसरा पॉइंट,
वो पार्शियल नहीं होना चाहिए, किसी भी रिलीजन के प्रति, किसी भी कम्युनिटी के प्रति या किसी भी ग्रुप के लिए वो बाइस्ड नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, कभी भी अगर लोगों के बीच में ऐसी फीलिंग आई कि उनको दबाया जा रहा है, उनको सप्रेस किया जा रहा है, तो इसका इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग पे पड़ेगा। चौथा पॉइंट, कंप्लीट जस्टिस इज नॉट पॉसिबल। कंप्लीट जस्टिस पॉसिबल नहीं है। ना ही किसी भी आदमी को पूरी तरीके से फ्रीडम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। फ्रीडम में भी कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं, ऐसे ही जस्टिस में भी कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आपको बोल दिया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी सिटीज़न की बदनामी करना शुरू कर दोगे या कुछ भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दोगे। आपके पास राइट है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी सिटीज़न को डिफेम करने लग जाओ, उसको इंसल्ट करने लग जाओ। ये कुछ कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पांचवा पॉइंट, द कंटेंट ऑफ द प्रोविजन शुड कीप लिबर्टी एंड इक्वालिटी। यानी कि ये जो प्रोविजन बनाए जा रहे हैं, इनमें लिबर्टी और इक्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी और इक्वालिटी का ध्यान रखेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल हुआ हो या फेल हो गया हो, ये डिपेंड करता है उसकी इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन पे। कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर और सक्सेस डिपेंड ऑन इट्स इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। क्या? पहली चीज़ तो कि द पावर शुड नॉट बी कैरीड इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। पावर किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो अगर पावर एक इंस्टीट्यूशन के पास नहीं रहनी चाहिए तो भाई किसके पास रहनी चाहिए? जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। जैसे कि हमारे इंडिया में भी है, पावर किन के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर पावर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिवाइडेड होगी तो जिस तरीके से हमने पहले भी पढ़ा है, शायद 10th में ही पढ़ा था हमने, कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, इनके बीच क्या है? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये क्या करती हैं? कोई भी मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आपस में ये चेक रखती हैं कि कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है वो ज़्यादा पावर एक्सरसाइज ना कर ले। तो ये जो सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि कोई भी एजेंसी पावर मिसयूज़ ना करे। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, इतना कम से कम फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर कुछ भी चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस हो तो हम उन्हें अडॉप्ट कर पाएँ। अगर ज़्यादा रिजिड होगा, यानी कि अगर बिल्कुल ही हम उसे अमेंड नहीं कर पाएंगे तो सत्यानाश। इतने सारे बदलाव होते रहेंगे, लेकिन हम अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस बदलाव के भार से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बुरा साबित हो जाएगा। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी अमेंड हो रहा है, हर रोज़ ये अमेंड हो रहा है, तो फिर ना तो कोई सिक्योरिटी रहेगी, ना कोई प्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी, ना ही लोगों की आइडेंटिटी रह पाएगी। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि ना तो ज़्यादा रिजिड हो और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, क्या हो? बैलेंस्ड हो।